अभी तक आपने सुना, वो दिन भी जल्दी आ जाएगा। आप चिंता न करें, दोनों एक दूसरे से ज्यादा देर दूर नहीं रह पाएंगे। डॉक्टर गिल बोले। सो तो है ही है। अच्छा, मैं आज दोपहर को शिमला आ जाऊंगा, फिर बैठकर आराम से बातें करेंगे। अगम के पापा बोले। अब आगे। अगम के पापा की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो फोन बंद करके बाहर आए। सभी नाश्ता के लिए बैठे थे। दादी की हंसी की आवाज उनके कानों में पड़ी। प्रेम छेती छेती आ। मेरा अगम आ गया। दादी ने अगम के पापा को देखकर कहा। बेबे, पापा से तो मैं पहले ही मिल लिया। फिर इधर उधर देखते हुए बोला। मम्मी, अपनी परी कहाँ है? आती ही होगी, तैयार हो रही होगी, मम्मी बोली। इतने में परी आ ही गई। वो अगम को देखकर भागी आई। भैया, आप कब आए? मैं तो रात को आया था। तू कॉलेज के लिए लेट नहीं हो गई? जल्दी खाना खा, मैं छोड़ आता हूँ। अगम बोला। सारे हैरान होकर अगम की तरफ देखे। सभी खुश थे। मम्मी, पापा और दादी सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। जल्दी जल्दी खाना खाकर अगम परी को छोड़ने चला गया। उसके जाते ही सभी आपस में बातें करने लगे। बेबे, अगम आज अपना पुराने वाला अगम लग रहा है ना? मम्मी बोली। हाँ पुत्र, मैनू भी यही लगया। रब मेरे पुत्र नु इसी तरह हंसता रखे। दादी जी बोली। आपको इसकी बदलाव का राज नहीं पता है। ये झलक से मिलकर आया है। बेशक इनमें सुलह नहीं हुई है, लेकिन अभी गुंजाइश तो बाकी है। कल शायद मिल ही जाए। पापा बोले। मिलेंगे कैसे नहीं? हम मिलकर कोशिश करेंगे। झलक जैसी बहू हमें और नहीं मिल सकती है, मम्मी बोली। अच्छा, मैं शिमला जा रहा हूँ। अब अगम आ गया है, यहाँ वो संभाल लेगा। ओए, तू ज्यादा नहीं जान लग गया शिमले? किते कोई तुझी ता नहीं रखी, कोई उठे। दादी पापा से बोली। हाँ जी, रखी नहीं, रखा हुआ है। डॉक्टर गिर झलक का पापा। वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। मैं चलता हूँ, फिर बच्चों को मिलाने का इंतजाम भी तो करना है। पापा हंसते हुए बोले। अगम परी को गेट पर उतार कर वापस आ रहा था कि उसने बैक सीट पर परी की बुक देखी। वो कार मोड़कर दोबारा कॉलेज पहुंचा। इसने देखा कि कोई लड़का चली जा रही परी का हाथ पकड़ने लगा है। उसने कार से उतरकर भागकर उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे गिराने की कोशिश की, लेकिन वो लड़का हिला भी नहीं। अगम ने उसे मुक्का मारने के लिए हाथ उठाया तो उसने अगम का मुक्का अपने हाथ से रोक लिया। तब अगम ने उसकी तरफ देखा। ये चयन था। अगम ने उसे गले लगा लिया और बोला। अरे यार तू! मैंने सोचा पता नहीं कौन है जो परी को परेशान कर रहा है। तो इस वक्त यहाँ कैसे? मैं यहाँ कैसे हो सकता हूँ? चल, अच्छा हो गया तू मिल गया। मैं इसे छुट्टी करा के ले जाना चाहता था। आज मेरी छुट्टी है। बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिलती है। सोचा कहीं घूम आते हैं। चैन बोला। ले जाओ, लेकिन तुम खुद समझदार हो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मेरे भरोसे का मान रखना। अगम बोला। तुम निश्चिंत रहो जान, ये मेरी है। अपनी जान से ज्यादा संभाल के रखूंगा, ओके? चैन ने भरोसा दिलाया। अगम ने खुश होकर उसके हाथ को अपने हाथों में लेकर हल्के से दबा दिया। फिर परी से बोला। जाओ परी, चैन के साथ घूम आओ। शाम से पहले घर आ जाना। उन दोनों को भेजकर अगम खुद हॉस्पिटल की तरफ चल दिया। उसे पता ही नहीं था कि विराज कहाँ मिलेगा। सो उसने रिसेप्शन पर पूछा। उन्होंने उसे बताया कि वो अब सर्जरी डिपार्टमेंट का एचओडी है। सुनकर अगम सीधे सर्जरी डिपार्टमेंट के हेड के ऑफिस में पहुंच गया। उसने देखा तो कमरे में कोई नहीं था। उसने एक नर्स से पूछा। डॉक्टर विराज कहाँ है? वो राउंड पर होंगे, मैं वहीं जा रही हूँ, उन्हें बता दूंगी। आप कौन? उससे कहना अगम आया है। नर्स विराज के पास गई तो वो राउंड लगाने के लिए यूं ही खड़े बातें कर रहे थे कि नर्स ने बताया। डॉक्टर विराज आपको कोई मिलने आया है। विराज ने कोई खास इंटरेस्ट नहीं लिया। मिस्टर अगम है कोई? नर्स दोबारा बोली। इस बार विराज को मानो किसी ने हिला दिया हो। वो किसी की तरफ देखे बिना ही अपने कमरे की ओर भाग लिया। इतनी देर हो गई अगम को यहाँ आए, आज कैसे आ गया? ठीक भी होगा, कोई दिक्कत तो नहीं? उसका दिल घबरा रहा था। सब उसे देख रहे थे कि ये डॉक्टर पता नहीं कहाँ भागा जा रहा है। उसने जल्दी से कमरे का दरवाजा खोला और अगम को पकड़ के ऊपर से नीचे तक देखा। अगम ने उसे गले लगा लिया। विराज खुशी और हैरानी के बीच में फंसा। उसके गले लगाकर वो रो पड़ा। अगम तू ठीक तो है? विराज को देखकर अगम बोला। कहाँ था यार, मैं कब से तेरी वेट कर रहा हूँ। विराज उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला। तू ठीक है ना सच्ची? मैं तो घबरा ही गया था कि तुझे कुछ हो तो नहीं गया। अगम विराज को देखकर बहुत खुश था। उसे खुशी थी कि उसका ऐसा दोस्त भी है। वो उठा और उठकर उसे गले लगा लिया। विराज ने महसूस किया कि अगम
अब पहले सा लग रहा है। उसने भी उसे कस के गले लगाते हुए कहा, मैंने तुझे बहुत मिस किया अगम, मेरे दोस्त, तू लौट आया। अब उन अंधेरी गलियों में फिर कभी मत जाना। तेरे बिहेवियर ने तो मुझे भी मार डाला था। मुझसे तेरा वो घुट घुट कर मरना देखा नहीं जाता था। वो भरी आंखों से बोल रहा था। अचानक उसकी नजर दरवाजे पर गई। उसने देखा कि कुछ मरीज और एक दो नर्सें उनकी तरफ अजीब शक्लें बनाए देख रहे थे। उसने एकदम से अगम को छोड़ा और बोला, मेरे बचपन का दोस्त है, काफी देर बाद लौटा है बाहर से। आप लोगों ने कभी दो दोस्तों को मिलते नहीं देखा क्या? और तुम दोनों उन्हें हटाने की वजह खुद भी उनमें शामिल हो। उसने लोगों के साथ साथ नर्सों को भी डांटा। नहीं डॉक्टर, आप भागते आ रहे थे ना, तो हम भी घबरा गए कि शायद कोई इमरजेंसी है, इसलिए आपके पीछे भागे भागे यहाँ आ गए। नर्स बोली, हम भी आप सबको भागते देखकर आपके पीछे आ गए। हमें क्या पता था कि क्या हुआ है, लोग बोले। अच्छा जी, अब जाइए, विराज ने उन्हें हाथ जोड़कर कहा। अगम ये सब देखकर हंसे जा रहा था। उसकी हंसी बंद ही नहीं हो रही थी। विराज उसे देखकर देखता रह गया। उसने उसकी फोटो खींचकर सेव कर ली। उसकी आंखों में फिर पानी आ गया। अब दोबारा क्यों रोने लगा, क्या हुआ? अगम ने उसका हाथ पकड़ते हुए पूछा। अगम, आज कई महीनों बाद तू मेरे बचपन का अगम वापस आ गया। उस कमीनी संध्या ने मेरे दोस्त का नाश मार दिया था। लगता था मानो पत्थर हो गया हो। अब लग रहा है उस पत्थर में जान आ गई है। विराज ने आंसू पोंछते हुए कहा। आई एम सॉरी यार, मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं करता था झलक के बिना। बहुत बुरा फील होता था कि मैंने उसका दिल तोड़ दिया। पता है कितनी तड़पी थी वो भी। पर अब सब ठीक हो गया। मैंने उससे माफी मांग ली और वो मान गई। अगम बोला। क्या कहा तूने? क्या सच में झलक मान गई? अगम, सच कह रहा है तू? विराज उसके कंधे पकड़ के बोला। उसे खुद के इमोशंस समझ नहीं आ रहे थे। कभी वो हंस रहा था, कभी वो रो रहा था। अगम ने उसे पकड़ के बिठाया, फिर पानी की बोतल खोल कर दी और बोला, हाँ, जिसके तेरे जैसा दोस्त और पापा जैसे बाप हो तो कभी दुखी हो ही नहीं सकता है। पता है, पापा ने झलक के पापा के साथ मिलकर प्लान बनाया और मुझे लंदन भेजा। वहां मेरी और झलक की मुलाकात कराई और सब गलतफहमियां दूर हो गई। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे पापा और झलक के पापा हमें मिलाने के लिए ये सब करेंगे। अच्छा, अब मेरी बात सुन। अभी ये बात किसी से मत कहना। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों के पापा को कुछ और प्लानिंग करने देते हैं। हम उनके हाथ की कठपुतली बनकर मजा लेते हैं। अभी उन्हें नहीं बताएंगे कि हम आपस में मिल गए हैं। यार, तुम्हारी लव स्टोरी भी अजीब है। सब तुम्हें एक करना चाहते हैं। पहले मैंने और दादी ने कोशिश की, अब दोनों की फैमिलीज कोशिश कर रही है। तुम्हें कोई अलग ही कर ही नहीं सकता है। विराज बोला। विराज, अब तू भी शादी कर ले। आखिर कब तक तू मेरे कारण शादी नहीं करेगा? अगम बोला। ए चुप, ऐसी बात दोबारा मत करना। सुनने वाले गलत समझेंगे कि मैं तेरे कारण शादी नहीं कर रहा। मैं लड़कियां देख रहा हूँ, जैसे ही कोई पसंद आएगी मैं कर लूंगा। विराज बोला। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। कम इन। विराज झट से अपनी कुर्सी पर बैठ गया और अगम उसके सामने वाली कुर्सी पर। एक प्यारी सी गोरी चिट्ठी घुंघराले वाले लड़की कमरे में आई। उसने पहले अगम को विश किया, फिर विराज को विश करती हुई बोली, गुड मॉर्निंग सर, मैं अनन्या, आपकी जूनियर सर। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। इतनी कोशिशों और मिन्नतों के बाद आज मेरी ड्यूटी आपके पास लगी। ये लीजिए सर। वो विराज की फोटो विराज को देते हुए बोली, थैंक यू। कहकर विराज ने फोटो रख ली। सर, ऑटोग्राफ प्लीज, उसने फोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा। विराज ने उस लड़की को देखता रह गया। उस लड़की ने आंखों से उस फोटो की तरफ इशारा किया और विराज को पेन पकड़ा दिया। विराज ने उस पर साइन करके उस लड़की को दे दिया। वो जैसे हंसती हुई आई थी वैसी ही चली गई। विराज उसके जाने के बाद भी दरवाजे को देख रहा था। अगम ने चुटकी बजाकर उसका ध्यान दरवाजे से हटाया। वो उसकी तरफ देखने लगा। जनाब, वापस आजा, कहाँ खो गया? अगम ने विराज को छेड़ते हुए कहा। यार, ये क्या था? ये कौन थी? कहाँ से आई और कहाँ चली गई? विराज तो अभी तक उसी में खोया था। विराज जी, वापस आइए। जनाब, हम भी हैं यहाँ पर, निगाहें करम जरा इधर भी। अगम ने विराज की चिन पकड़कर उसका मुंह अपनी तरफ किया। विराज जोर से हंस दिया। कैसी लगी मेरी एक्टिंग? तू भी चक्कर खा गया ना? यार, मेरी ऐसी फैंस तो रोज आती हैं, लेकिन ऑटोग्राफ मांगने वाली ये पहली लड़की है। अपना तो भाई एक ही मंत्र है, तू है हर जाई, तो अपना भी है ये तौर सही। तू नहीं और सही, और नहीं और सही। ठीक है ना? ये दिल लगाना, सीरियस होना अपने बस की बात नहीं।
शादी के लिए मम्मी से कह दिया है, वही पसंद कर लेंगे अपने आप। चलो जैसी तेरी मर्जी। मुझे तो लगा था कि ये लड़की तुझे पसंद आ गई, लेकिन क्या पता था कि तू नाटक कर रहा है। अगम बोला। अब क्या प्लान है? कब करनी है शादी? यार जल्दी करा लेना, वरना मुंह के दांत झड़ जाने के बाद शादी का मजा नहीं आता। विराज बोला। पता है, पर ये साल तो उसे वहां लगाना पड़ेगा। उसके आते ही कर लेंगे। वो विवाह कैसी है, और उसका आशीष वो कैसा है? उनकी लव स्टोरी का क्या हुआ? यार वो झलक पूछ रही थी। तो ऐसा करके विवाह का नंबर दे दे, वो खुद ही कॉल कर लेगी। विराज ने विवाह का नंबर उसे दे दिया। उसने वो नंबर झलक को सेंड कर दिया और साथ में लिख दिया मिस यू। कुछ देर वो विराज से बातें करता रहा, फिर वो अपने होटल आ गया। शिमला। अगम के पापा शाम को शिमला पहुंचे। उन्होंने वहां पहुंचकर पहले होटल का काम काज देखा, फिर वो डॉक्टर के घर पहुंच गए। और सुना, डॉक्टर कैसा है तू? अंदर घुसते हुए अगम के पापा बोले। आवाज सुनते ही डॉक्टर किचन से बाहर आए। ओ बल्ले बल्ले, क्या बात है, आ गए आप वापस? दोनों गले मिल गए। और सुना, क्या खबर लाया है तू अपने बच्चों के बारे में? डॉक्टर बोले। अगम आ गया है, काफी खुश लग रहा है। मुझे तो लगता है कि अगर उसे झलक मिल गई है तो उसकी जिंदगी संवर जाएगी। मिस्टर प्रेम बोले। कोई नहीं, देखते हैं क्या हो सकता है। चाहे ये कितने ही नखरे कर ले, शादी इन दोनों की एक दूसरे से ही होगी। वैसे एक बात बता डॉक्टर, तूने शादी क्यों नहीं की? अगम के पापा ने पूछा। ये एक लंबी कहानी है, शॉर्ट में बताऊं तो जिसे मैं चाहता था उसके लिए पापा ने हाँ नहीं की। उसकी शादी हो गई, तो मैंने किसी से शादी ही नहीं की। डॉक्टर गिल बोले। हाँ यार, हमारे पेरेंट्स कहाँ इस प्यार वार को कुछ समझते थे। वो तो कहते थे दूर ही रहो इन सब से, और हम भी मानते थे। अब वही मेरी बेबे जिसने मुझे सुसाइड का नाटक करके अगम की मम्मी से शादी करने को मजबूर कर दिया था, वही आज अगम को झलक से मिलाने की कोशिश कर रही हैं। मिस्टर प्रेम बोले। वक्त भी अजीब है, ऐसा लगता है कि हम वक्तों के बिल्कुल बीच में हैं। हमारी पीढ़ी पहले अपने माँ बाप के सपने पूरी करती रही, फिर बच्चों के अपने बारे में भी कभी सोचा ही नहीं। आज की पीढ़ी सिर्फ अपने बारे में सोचती है, किसी की कुछ नहीं सुनती है। बस कुछ बच्चे हैं अपने बच्चों जैसे जो सुन भी लेते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे हैं। हमने उन्हें सिखाया कि बड़ों का आदर करो, बड़ों की बात मानो, तो वो ऐसे हैं। मिस्टर प्रेम बोले। हाँ ये तो है ही है, संस्कारों का बहुत असर होता है। पहले लोग ज्वाइंट फैमिलीज में रहते थे, बच्चे दादा दादी चाचा चाची सबके साथ रहते थे। हर कोई अपने अपने ढंग से बच्चों को शिक्षा देता था। इस तरह उन्हें दीन दुनिया का पता चलता था। आजकल सब अकेले रहना चाहते हैं। माँ बाप दोनों नौकरी करते हैं और बच्चों को कुछ सिखाने का वक्त ही नहीं है उनके पास। संस्कार दे कौन? यही तो मुश्किल है। और बड़ी बात यह है कि बात किसी को समझ ही नहीं आती कि हमारा भविष्य किस ओर जा रहा है। मिस्टर प्रेम बोले। अरे सर जी, आप दोनों भी ना कहाँ की बात कहाँ ले गए। आप लोग झलक दीदी और अगम भैया की बात कर रहे थे। उमेश बोला। देखा, ये भी अकेला ही रहा है ना। बस यही संस्कार है इसके। इसे कितनी बार समझाया कि जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते हैं। डॉक्टर गिल बोले। और नहीं तो क्या, हम सीरियस बात कर रहे हैं। हम सारे देश के भविष्य की बात सोच रहे हैं और तुम घर के भविष्य पर रुके हो। मिस्टर प्रेम बोले। उमेश उठकर चला गया है। इन लोगों का भी पता नहीं कब कौन सा स्टेशन पकड़ लें। चलो हमें क्या। वो अपने काम में लग गया। देखो, अब अगम को भेजा था, क्यों ना इस बार झलक को बुलाएं। वो यहाँ आएगी, उधर मैं अगम के बहाने से यहाँ भेज दूंगा। अगम ने कहा। अभी तो वो गई है, अब साल से पहले नहीं आ सकती। आप भी कुछ नहीं कर सकते क्या? इतने लिंक है तुम्हारे, कुछ करो, उसे यहीं बुला लो। एक साल बहुत कुछ हो जाता है। अगर वो संध्या जैसी कोई और आ गई तो? नहीं नहीं, हम रिस्क नहीं ले सकते। मिस्टर प्रेम ने कहा। बात तो आप ठीक कह रहे हो, ये तो मैंने पहले सोचा ही नहीं था। सोचता हूँ मैं ही कुछ करता हूँ। डॉक्टर गिल बोले। इन्होंने प्यार अपनी मर्जी से किया, लेकिन शादी हम अपनी मर्जी से करवाएंगे, ठीक है ना? मिस्टर प्रेम बोले। हाँ ऐसा ही करेंगे। डॉक्टर गिल बोले। दोनों ने अपनी प्लानिंग कर ली थी, लेकिन बताया किसी को नहीं। लंदन। कुछ दिन बाद झलक को डॉक्टर गिल का फोन आया। बेटे, मैंने बहुत सोचा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ आकर मेरे पास इंडिया में ही रहो। लेकिन पापा ये कैसे हो सकता है? अभी मेरी पढ़ाई के 3 महीने ही हुए हैं, मैं कैसे बीच में छोड़ सकती हूँ? झलक बोली। बेटे, मैं छोड़ने को नहीं कह रहा, तुम यहाँ चंडीगढ़ में बाकी की पढ़ाई पूरी कर लेना। गुस्से में मैंने तुम्हारा एडमिशन वहां करवा दिया था, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि हम क्यों उससे डरे। गलती उसने की है, हम क्यों सजा भुगते।
तुम बस वापस आ जाओ, मैंने पीजीआई में बात कर ली है, तुम आते ही पढ़ाई जारी रख सकती हो। फिर डॉक्टर गिल बोले, लेकिन पापा, अब इतनी जल्दी? झलक ऊपर से तो बहुत दुखी सो कर रही थी, जबकि मन में खुश हो रही थी। बेटी, पहले मैंने तुम्हारी बात मानी, अब तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। अच्छा जल्दी आ जाओ, कहकर डॉक्टर गिल ने फोन रख दिया। फिर पास बैठे मिस्टर प्रेम को किया। दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए कहा, अब ठीक है समधी जी। और दोनों हंस पड़े। अगम के घर रात का वक्त था। अगम सो रहा था कि उसका फोन बजने लगा। उसने आंखें खोले, बिना ही फोन उठाया, हेलो, कौन बोल रहा है? अच्छा जी, अब हम कौन हो गए? ठीक है, ये दिन भी देखने थे। झलक की खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। अगम ने आंखें मलते मलते कहा, अरे मेरी जान, तुम्हें कैसे ऐसे बोल रहा था? वो मुझे नींद आ रही थी। और सुनाओ, क्या हाल है? मैं इंडिया वापस आ रही हूँ, पापा का फोन आया था, उन्होंने पीजीआई में दोबारा एडमिशन करा दिया है, झलक ने खुश होते हुए बताया। क्या सच्ची? तो ये चाल चली है पीटू ने। चलो, अपने लिए तो अच्छा ही है, कब आओगी? उसकी बात सुनकर तो अगम की नींद ही उड़ गई। हाँ, आपके जाने के बाद मेरा दिल लग ही नहीं रहा था, आप जाकर चैन आया है। खुशी इतनी हो रही है कि क्या बताऊं, झलक बोली। खुशी किस बात की हो रही है? हाँ, अगम ने नशीली आवाज में पूछा। अपने पापा के पास जाऊंगी तो खुशी होगी ही, झलक बोली। अच्छा जी, तो पापा के कारण खुश हो रही हो? ठीक है, बस आज अपनी वैल्यू पता लग गई। कोई नहीं, अगम ने झूठी मूठी नाटक किया। अच्छा, अब नाटक बंद करो। पापा ने मेरे कॉलेज में ट्रांसफर के लिए कह दिया है, 2 दिन में हो जाएगा, फिर 1-2 दिन और लगेंगे। मतलब कि हफ्ते के अंदर ही मैं तुम्हारे पास हूँ, झलक बोली। झलक, सच में अपने पापा बहुत कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी दिल करता है कि उन्हें सब कुछ बता दो, फिर दूसरे पल दिल करता है कि जो खुशी उन्हें इसके बाद पता लगने पर मिलेगी वो अभी नहीं मिलेगी। इसलिए अभी थोड़ा और रुक जाएं। अपना मिलना मुश्किल होगा, लेकिन सब सेट कर लेंगे। अब इतने दिनों बाद मिलने से तो बेहतर है तू मिले, दिल खिले, और जीने को क्या चाहिए। सच में अगम बहुत मिस कर रही हूँ चंडीगढ़ को। विभा को भी फोन करके बता दूंगी, खुश होगी या नहीं पता नहीं, झलक बोली। खुश होगी, जरूर होगी, इसमें शक की गुंजाइश ही नहीं है। मेरी फैमिली तो और भी खुश होगी, मेरी मम्मी, बेबे, और सबसे ज्यादा परी खुश होगी, अगम बोला। अगम और झलक काफी देर तक बातें करते रहे, फिर उन्होंने फोन तो बंद कर दिया, लेकिन दोनों की ही नींद नहीं आई। झलक सोच रही थी कि क्या होगा जब वो इंडिया आएगी, वो विवाह, परी, सबसे मिलेगी। कितना अच्छा लगेगा सब कुछ। कितनी अजीब बात है, जब हमारा दिल खुश नहीं होता है तो हमें अब कुछ सब कुछ बुरा लगता है। दिल करता है कि ये दुनिया छोड़कर कहीं भाग जाए, यहाँ तक कि मरने का भी दिल करता है। लेकिन वही, अगर दिल खुश हो तो सब कुछ अच्छा लगता है, हर तरफ हरियाली दिखती है। इधर अगम भी लेटा लेटा सोचता रहा कि झलक आएगी तो ये करेंगे, वहां जाएंगे, वो एक पल भी दूर नहीं होंगे। यूं ही सोचते सोचते अगम सो गया। कुछ दिन बाद झलक इंडिया आ गई। डॉक्टर गिल पहले ही चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंच गए थे। वो उसे एयरपोर्ट से लेकर उसके हॉस्टल छोड़ने ले गए। वो चलने लगे तो झलक को अगम का मैसेज आया। उसने पापा से छुपा कर देखा। जनाब, एक नजर अपनी राइट में तो मारो, हम भी खड़े हैं राहों में। झलक ने अपने आसपास देखते हुए राइट में देखा। सामने पिलर के पास अगम खड़ा था, वो हाथ हिला रहा था। झलक ने घबराकर पापा को देखा। वो आगे बैठे कार के ड्राइवर को हिदायत दे रहे थे। उसने अगम को बाय किया और कार चल दी। रात के 1 बजे के करीब वो हॉस्टल पहुंचे। डॉक्टर गिल ने सब कुछ सेट कर दिया था। आज संडे था, सारा दिन रेस्ट करके वो मंडे को क्लास ज्वाइन कर सकती थी। बेटी, अब सब ठीक है ना? अब अगम की चिंता मत करना। एक बात बताओ, क्या अब भी अगम तुम्हारे दिल में है? बेटे, वैसे वो अच्छा लड़का है, मैं उसके पापा से भी मिला था, वो भी बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर गिल ने कहा। नहीं पापा, आप प्लीज उसका नाम मत लीजिएगा मेरे सामने। मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, आप भी भूल जाओ। ठीक है बेटा, अब तुमने बता दिया है तो तसल्ली हो गई है। अब मैं निश्चिंत होकर तेरे लिए लड़का ढूंढ सकता हूँ, कहकर उन्होंने झलक की तरफ देखा। पापा, इतनी जल्दी भी क्या है, डिग्री कर लेने दो, फिर कर लूंगी शादी, झलक बोली। बेटे, तुम्हें जल्दी नहीं है, पर मुझे है बेटा, वक्त का क्या पता, कहकर वो चले गए। उन्होंने अगम के होटल में ही कमरा लिया था। उनके जाते ही अगम ने झलक को मैसेज किया, मैं नीचे खड़ा हूँ। झलक उसे मिलने नीचे आ गई। उसे देखते ही वो आकर उससे लिपट गई, जैसे परसों बाद मिले हो। अगम ने उसके माथे पर किस किया, फिर वो एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ देर यूं ही बातें करते रहे। अगम जी,
बहुत रात हो गई, अभी आप जाकर आराम कीजिए। अब मुलाकातें तो होती रहेंगी। झलक अपने कंधे पर रखे अगम के सर को सहलाते हुए बोली, झलक, कब तुम मेरी होगी? फिर तुम मुझे खुद से दूर जाने को नहीं कहोगी? कहकर उसने उसके कंधे पर किस की और उठ खड़ा हुआ। जाओ, तुम भी थक गई होगी, रेस्ट करो। कहकर उसने झलक को फिर से गले लगा लिया। वहां आस पास कोई नहीं था, इसलिए उन्हें किसी का डर नहीं था। दोनों कुछ देर यूं ही खड़े रहे, फिर झलक ही बोली, अब जाओ भी। अगम ने अनमने से उसे छोड़ा और बाय करता हुआ चला गया। अगले दिन डॉक्टर गिल शिमला वापस आ गए। उन्होंने अगम के पापा को बुलाया और दोनों अकेले में घंटों बातें करते रहे। उमेश हैरान, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। कुछ देर बाद डॉक्टर गिल ने उमेश को चाय लाने को कहा। जब उमेश चाय लेकर आया तो उसने सुना डॉक्टर कह रहे थे, प्रेम जी, हमने अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर ली है। अब बच्चे नहीं एक होना चाहते तो हम क्या करें? मैंने सोच लिया है, मेरे दोस्त का बेटा डॉक्टर है, उससे झलक की शादी करा देता हूँ। जैसी आपकी मर्जी डॉक्टर, हमने तो एक दूसरे के समधी बनने का सोचा था। चलो कोई नहीं, दोस्त तो हैं ही हैं। कहकर दोनों चाय पीने लगे। उमेश को भी बुरा लग रहा था, काश कि उन दोनों का कुछ हो पाता। डॉक्टर और अगम के पापा की बातें सुनकर उमेश सोचने लगा कि ये काफी देर यही बातें करते रहे कि अब कुछ नहीं हो सकता है। अगम और झलक का रिश्ता खत्म ही समझो। उमेश उनके पास आया और बोला, सर जी, ये आप लोग क्या कह रहे हैं? ये मत होने दीजिए। उस दिन तो आप कह रहे थे कि आप कुछ भी हो उनकी शादी कराएंगे, और ये भी कह रहे थे कि आप उनकी अरेंज मैरिज करा दोगे। अब क्या हुआ? उमेश, अब हम भी क्या करें? कल झलक से पूछा था, उसने तो साफ मना कर दिया। कहती है कि मेरे सामने उसका नाम मत लो। अब जब बच्ची ही मना कर रही है तो हम कैसे उसे उस रिश्ते में बांधे? डॉक्टर गिल मजबूर से होकर बोले, कोई बात नहीं उमेश, रिश्तेदारी ना सही दोस्ती तो है। एक दूसरे के बच्चों की शादी में तो आएंगे। ठीक है डॉक्टर, तुम अपने डॉक्टर दोस्त के डॉक्टर बेटे से झलक की शादी कर दो। मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताना। उन्होंने रुआ से वे उमेश की तरफ देखा और फिर डॉक्टर की तरफ। चंडीगढ़। झलक ने आज अपनी क्लासेस लगाई, फिर ड्यूटी देने हॉस्पिटल चली गई। वहां उसे विराज मिल गया। उसे देखकर वो बहुत खुश हुआ। बोली, तुम इंडिया कब आई? कल ही आई थी, पापा ने एडमिशन करा दिया। आप बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे उस वक्त थे। तो हम कुछ महीनों बाद ही तो मिल रहे हैं, इतने में ऐसा क्या बदल जाएगा? विराज बोला, पता नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं सदियों बाद आई रही हूँ। झलक बोली, हाँ भाई, जुदाई में एक एक पल साल समान होता है। झलक, अब जुदा मत होना। तुम दोनों के दूर होने से अगम बिल्कुल बदल गया था। मैं उसे ऐसा नहीं देख सकता। विराज बोला, नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब हम कुछ नहीं होने देंगे। सर, वो विवाह की ड्यूटी कहाँ है? मैंने उसे बताया नहीं, सरप्राइज दूंगी। वो गायनी वार्ड में है, पर 2 दिन की छुट्टी पर है, कल ही गई है। 2 दिन बाद आ जाएगी, विराज ने बताया। ओह चलो, थैंक यू, 2 दिन बाद मिल लूंगी। झलक बोली। 2 दिन बाद झलक अपनी ड्यूटी करके विभा को मिलने चली गई। विभा के वार्ड में जाकर जैसे ही वो विभा के सामने आई, विभा काम कर रही थी। उसने मुंह ऊपर उठाकर देखा, फिर अपना काम करने लगी। उसने फिर उठाकर देखा और हैरानी से मुंह पर हाथ रखकर रो पड़ी। वो वहीं बैठी रोने लगी। झलक ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। दोनों थोड़ी देर तक ऐसी ही रोती रही। फिर झलक ने उसे चुप कराया। तुम कब आई? मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम मिलने आ रही है? विभा बोली, मैं मिलने नहीं आई, मैं यहीं आ गई हूँ, इसी हॉस्पिटल में। अब हम रोज मिलेंगे, मैंने हॉस्टल में ही रूम लिया है। मैं कल रात ही आई हूँ। झलक बोली, सच्ची यार, खुश कर दिया तूने तो। मेरी भी छुट्टी हो गई थी। जब से तू गई है हॉस्टल अच्छा ही नहीं लगता था। मैं यहीं बैठकर काम कर लेती हूँ, रात को ही हॉस्टल जाती हूँ। लेकिन तू आ गई है, अब चलते हैं, अब मजा आएगा पढ़ाई का। चल चलते हैं। विभा बोली, चलो, मैं भी तुझे ही लेने आई हूँ, हॉस्टल चलकर बात करते हैं। झलक बोली। उसी वक्त झलक का फोन बजने लगा। उसने देखा उसके पापा का फोन था। उसने विभा को फोन सुनने का इशारा किया और साइड में जाकर फोन ऑन किया। हेलो पापा, कैसे हो? ठीक हूँ बेटा, तुम क्या कर रही हो? डॉक्टर गिल बोले। हॉस्टल की तरफ जा रही थी। क्या हुआ पापा? अभी कुछ दिन पहले ही तो मिले थे, सब ठीक ठाक? झलक बोली, बेटा, मेरे एक दोस्त का बेटा बहुत फेमस सर्जन है, उसकी बदली यहीं तुम्हारे हॉस्पिटल में हो गई है। उससे मिल लेना और चंडीगढ़ दिखा देना। उसका नाम दीपक है। डॉक्टर गिल बोले। ठीक है पापा जी, कब आएगा? कल आ जाएगा, ध्यान देना। कहकर डॉक्टर ने फोन बंद कर दिया। झलक ने फोन बंद करके विभा को बताया, पापा का फोन था। कह रहे थे कि उनके फ्रेंड का डॉक्टर बेटा यहाँ आ रहा है, सो उसकी केयर करने को कहा है। मेरे ही डिपार्टमेंट में आएगा। हाँ, वो जो भी है, उससे मुझे क्या। तू मुझे अगम के बारे में बता।
क्या हुआ, तू अमेरिका क्यों चली गई थी, अब वापस क्यों आ गई? विभा बोली। अरे यार, कहा ना, हॉस्टल में बैठकर बात करते हैं, झलक ने कहा। वो दोनों हॉस्टल की ओर चल दी। हॉस्टल पहुंचकर झलक ने विभा को सारी कहानी सुनाई। विभा सुनकर बोली, मुझे कुछ कुछ विराज सर ने बताया था। वो संध्या तो बहुत कमीनी निकली। मैंने अक्सर फिल्मों में ऐसा देखा है कि कोई वैम्प हीरो को पाने के लिए हीरोइन के मन में शक पैदा करती है। असल जिंदगी में आज सुन रही हूँ, इस तरह के लोग भी होते हैं। अपनी जीत के लिए क्या क्या करते हैं? विभा बोली। हाँ, ये तो है ही है। फिल्मों वाले भी असल जिंदगी से ही ली गई होती है, बस थोड़ा इंटरेस्टिंग बना देते हैं। अगर फिल्म होती तो वो कुछ और सातिर होते और इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आते। बेशक अगम इंटेलिजेंट है, पर थोड़े तो वो भी बेवकूफ थे जो सीसीटीवी की परवाह किए बिना ही सब कुछ कर बैठे। झलक बोली। हाँ, ये भी है, पर असल में सीसीटीवी तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं है। वो तो अगम होटल बिजनेस में है, इसलिए उन लोगों ने दिखा दिया, जैसे परी के केस में आशीष के मॉल ने सीसीटीवी देखकर उन लोगों को पकड़ा था। विभा बोली। अरे हाँ यार, मैं तो भूल ही गई। तेरा और उदय का कैसा चल रहा है? मेरी सारी स्टोरी सुन ली, अपना कुछ नहीं बताया। झलक बोली। ठीक है, हमारा भी शुरू शुरू में मिल लिया करते थे। अब कभी कभी उसके पास टाइम नहीं होता है, कभी मेरे पास टाइम नहीं होता है, कई कई दिन बात भी नहीं होती है, पर सब ठीक है। विभा ने दुखी होकर कहा। कोई नहीं यार, वक्त सब ठीक कर देता है। मुझे समझ आ गया है, जो वो करता है अच्छे के लिए करता है, उसके बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। झलक ने ऊपर की ओर उंगली करके कहा। वो घंटों ऐसी ही बातें करती रही, फिर झलक उसे अपने कमरे में ले गई। झलक का कमरा उसके कमरे के सामने वाली बिल्डिंग में था। अगले दिन झलक का सुबह कोई लेक्चर नहीं था और ड्यूटी इवनिंग में थी, सो वो आराम से बैठी पढ़ रही थी। तभी कोई लड़की उसे बुलाने आएगी। डॉक्टर झलक, आपसे कोई मिलने आए हैं। झलक ने बालों में कंघी की और गेस्ट रूम की तरफ चल दी। उसे लगा था कि शायद अगम आया होगा। वो कमरे में गई तो पीठ से वो सच में अगम ही लग रहा था। अगम जैसा ही कद है और उसके जैसे ही बाल, कपड़ों का स्टाइल भी अगम जैसा ही था। वो भाग कर गई और बोली, आप आज सुबह ही आ गए? हाँ जी, वो अंकल ने बताया था कि आप सुबह में फ्री हैं। वैसे ज्वाइन तो कल करना है, मैंने सोचा कि आज देखा हूँ। दीपक बोला। झलक हैरान हो गई, ये अगम नहीं दीपक था। उसने खुद को संभालते हुए कहा, ओ अच्छा किया आपने। आप थोड़ा वेट कीजिए, मैं अभी आती हूँ। कहकर झलक अपने कमरे की तरफ चलती। उसे बहुत शर्म आ रही थी कि उसने कैसे किसी को अगम समझ लिया, लेकिन कसूर इसका नहीं है। वो है ही है अगम जैसा। पीछे से नहीं, वो आगे से भी अगम जैसा ही लगता था। उसकी शक्ल अगम से बहुत मिलती थी। कोई भी उसे दूर से देखकर अगम ही समझ लेता। झलक ने चलते चलते अगम को फोन किया। हेलो जी, क्या बात है? मिसिंग मी? अगम जी, आपका कोई जुड़वा भाई है? झलक ने सीधे ही पूछा। क्या? नहीं तो, पर आज अचानक तुम क्यों पूछ रही हो? अगम ने हैरान होकर पूछा। हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर दीपक आए हैं, पापा के दोस्त का बेटा है, इसलिए पापा ने मुझे उसे हॉस्पिटल घुमाने को कहा है। वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। मतलब मैं खुद धोखा खा गई कि शायद तुम हो। झलक बोली। देखना कहीं गलती से उसी के साथ ना हो जाना, मैं बेचारा देवदास बना देखता रहूं। अगम ने मजाक किया। अगर आप ये समझते हैं तो आपने मुझे जाना ही नहीं। मैं आपके सिवा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। झलक गुस्से से बोली। अरे तुम तो नाराज हो गई, मैं तो मजाक कर रहा था। कहाँ से आया है वो? मिलना पड़ेगा उससे। तुम कितनी देर तक हॉस्पिटल आओगी? मैं विराज के ऑफिस आ रहा हूँ, कहकर अगम ने फोन बंद कर दिया। झलक जल्दी से तैयार हुई और दीपक के पास पहुंच गई। उसने उसे यहीं से बताना शुरू कर दिया। देखिए, ये फीमेल डॉक्टर्स हॉस्टल है, इस तरफ भी वो हमारा मेस है। यहाँ से हम पैदल ही हॉस्पिटल चले आते हैं। वो सामने कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है, उनकी ओपीडी और वार्ड्स यहीं पर है। इसकी बैंक में पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट है, उनके भी ओपीडी और वार्ड उसी बिल्डिंग में है। वो उस तरफ इमरजेंसी वार्ड है, के साथ ही अलग अलग डिपार्टमेंट के वार्ड्स हैं। मेरी इवनिंग ड्यूटी है सर्जरी वार्ड में। इसके अलावा यूरोलॉजी वार्ड, गायनी वार्ड, कैंसर वार्ड, नेफ्रोलॉजी वार्ड भी उसी बिल्डिंग में है। ये रोड सीधी जाकर नई ओपीडी है। झलक ने एक ही सांस में सब बता दिया। झलक ने उसे दूर से सब दिखा दिया था। फिर वो उसे अपने वार्ड की तरफ ले आई। अगम पहले ही आ गया था विराज के पास। वो दीपक को लेकर उसके ऑफिस में आई। विराज और अगम दोनों ही दीपक को देखकर हक्के बक्के रह गए। दोनों खड़े ही हो गए। झलक ने उनको आपस में मिलवाया। ये है डॉक्टर दीपक, अपने डिपार्टमेंट के नए हेड, और अपने सीनियर, ये बेंगलोर से आए हैं। ओ, तो ये है डॉक्टर दीपक। मैं तो सोच रहा था कि कोई सीनियर सिटीजन होंगे, आप तो हमारे जितने ही हैं। वेलकम डॉक्टर दीपक।
विराज ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। वो भी उसे देखकर हैरान रह गया कि सच में अगम जैसा ही दिखता है। वो बार बार कभी अगम को तो कभी दीपक की तरफ देखता। फिर उसने अगम की तरफ हाथ करते हुए कहा, सर, ये अगम है, मेरा फ्रेंड, यहाँ मुझे मिलने आया है। हेलो मिस्टर अगम, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैंने सोचा शायद आप भी यहीं काम करते हैं। इतनी मॉर्निंग में तो यहाँ काम करने वाले आ ही सकते हैं, दीपक ने अगम को देखते हुए ताना मारते हुए कहा। अगम तो पहले ही गुस्सा था क्योंकि झलक दीपक के साथ खड़ी थी और उसे इग्नोर कर रही थी। ऊपर से ये कौन होता है उसे ताना मारने वाला? मेरी दोस्त, मेरी गर्लफ्रेंड, जब चाहे आऊं, जब चाहे जाऊं, ये है कौन मुझे टोकने वाला? उसने चिढ़ते हुए कहा। जरूरत पड़ने पर आना ही पड़ता है, जैसे आप आए हैं। मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो भी बचपन का। बहुत सी बातें होती हैं जो फोन पर नहीं कर सकते हैं, उसके लिए मिलना ही पड़ता है। और फिर अपना करोड़ों का बिजनेस भी संभालना होता है। दिन में 100, सुबह मिल लेते हैं। ये भी फ्री है, इसका काम तो डिस्टर्ब नहीं करता। अगम ने सारी भड़ास निकाल दी। दीपक के पीछे खड़ी झलक उसे आंखों के इशारे से रोकने की कोशिश कर रही थी, पर वो तो नॉन स्टॉप इंजन की तरह बोलता ही चला गया। अरे आप तो नाराज हो गए। मैंने तो वो कहा जो मुझे लगा। मेरा आपको उकसाने का कोई इरादा नहीं था। आपका फ्रेंड है, जब चाहे आए मिले। मैं कौन होता हूँ रोकने वाला? वैसे आपके साथ दोस्ती अच्छी रहेगी, दीपक बोला। अच्छा सर, कोई बात नहीं। असल में ये अपनी गर्लफ्रेंड से गुस्सा है, इसलिए ऐसा बिहेव कर रहा है। आप जाने दीजिए, चलिए मैं आपको आपका ऑफिस दिखा लाता हूँ। फिर झलक से बोला, तुम ये रिकॉर्ड फाइल सेट कर दो प्लीज, मैं आकर देखता हूँ। विराज, तुम यहीं रुको, अपना काम करो, हम दोनों फ्री हैं, खुद ही घूम लेंगे। चलो झलक, चलें। कहकर वो झलक को लेकर चल दिया। झलक ने चलते चलते पीछे हाथ करके उन दोनों को बाय की। अगम को बहुत गुस्सा आया। यार अगम, ये क्या? ये तो तेरे जैसा ही लगता है। अगर कोई तुझे एक आध बार मिला हो तो इसे अगम आसानी से समझ लेगा। तेरे पापा का कोई चक्कर तो नहीं था किसी से? विराज बोला। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मेरे पापा ऐसे नहीं है। वैसे भी कहते हैं ना कि एक ही शक्ल की दुनिया में कई लोग होते हैं, तो यूं ही इसकी मुझसे शक्ल मिल गई होगी। मुझे तो झलक पर गुस्सा आ रहा है। क्या जरूरत है इसके साथ जाने की? कोई बहाना मार देती। उसने कह दिया और ये चली गई। मना कर देती। कमीना, मुझे कह रहा था कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, अगम बोला। अब छोड़ो भी ये गुस्सा। शायद उसने कुछ गेस कर लिया था तभी झलक को ले गया। कोई नहीं, जो मर्जी कर ले, झलक तो बस तेरी ही है। वो बेचारी तो अपने पापा के कारण ये सब कर रही होगी। तूने ही उसे मना किया है कि अभी उससे कार्ड P2 को नहीं बताना है। अब भुगतो, विराज बोला। हाँ मैंने कहा था, लेकिन वो इतनी देर क्या कर रही है? अभी तक तो उसे छोड़कर वापस आ जाती, अगम बोला। अरे यार, क्या पता वो फाइल देखने लग गया हो। वो बेचारी वहां फंस गई होगी, क्या पता ये कोई उसके पापा का जासूस हो। तू ऐसा कर, तू जा, अब यहाँ उसे मिलने मत आया कर। अब कोई और जगह ढूंढ लो मिलने के लिए, विराज बोला। दूसरी तरफ सच में दीपक झलक को पुरानी रिपोर्ट बताने को कह रहा था। उसने कहा, लेकिन सर, मैं भी कुछ दिन पहले ही आई हूँ, इसलिए मुझे इतना नहीं पता है। झलक, ये तुम मुझे सर कब से कहने लगी? माना कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे पापा के फ्रेंड का बेटा भी तो हूँ। इस हिसाब से हम भी फ्रेंड्स हुए। सो तुम मुझे दीपक ही कहा करो, दीपक बोला। झलक ने ओके में सर हिला दिया। वो जल्दी से वापस अगम के पास जाना चाहती थी, पर वो छोड़ ही नहीं रहा था। झलक, चलो कैंटीन चलते हैं, कुछ खाते हैं। मैंने तुमसे मिलने के चक्कर में सुबह से कुछ नहीं खाया है, कहकर वो झलक की तरफ देखने लगा। झलक ने देखा कि ये नहीं मानेगा। वो बेमन से चल दी। वो लोग विराज के कमरे के पास से गुजरे तो झलक तो बच के आगे निकल गई, लेकिन दीपक उसके ऑफिस में गया और बोला, अच्छा विराज, कल मिलते हैं, हम वापस जा रहे हैं। विराज बोला, थोड़ी देर रुक जाते, कुछ चाय पानी हो जाए। हाँ, कैंटीन ही जा रहे हैं। तुम ड्यूटी पर हो, हम तो फ्री हैं, हम चले जाएंगे, दीपक बोला। अगम के बर्दाश्त की हद हो गई। वो बोला, अच्छा विराज, मैं चलता हूँ, कहकर अगम बाहर आ गया। दीपक सामने ही खड़ा था। अगम ने गुस्से से झलक की तरफ देखा और जाने लगा तो दीपक बोला, मिस्टर अगम, अगर आप चाहें तो हमारे साथ चल सकते हैं। नहीं, मुझे एलर्जी है, अगम बोला। चाय से? दीपक ने पूछा। नहीं, चाय पीने वालों से, कहकर अगम चला गया। दीपक ने झलक की तरफ देखा। झलक ने मुंह बनाया। झलक को साफ दिख रहा था कि अगम नाराज हो गया है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। झलक, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? मैंने पहले भी मजाक में ही कहा था। ये तो बहुत ज्यादा बुरा मान गया। कहता है चाय पीने वालों से एलर्जी है, कमाल है। झलक को दीपक के लिए बुरा लग रहा था, इसलिए उसने दीपक को बताया, दीपक, असल में ये मेरा एक्स है था। हम दोनों का रिलेशन बहुत बुरी तरह से टूटा था। ये मुझसे और मैं इससे बहुत नफरत करते हैं।
इसलिए उसने ऐसा कहा। वो आपसे नहीं, मुझसे नाराज था। कहे आपको रहा था, पर सुना मुझे रहा था। ओ, तो ये बात है। मैं भी सोचूं कि मैं तो पहली बार मिला हूँ, मुझसे इतनी नफरत क्यों? दीपक बोला। फिर वो कैंटीन की ओर चल दिए। फिर विराज को देखकर झलक ने बेजार की दिखाई। परी का कॉलेज। आज परी का फाइनल एग्जाम था। वो पेपर देकर जैसे ही बाहर आई, उसने चैन को बाइक के साथ देखा। वो मुस्कुराते हुए सर झुकाए उसकी तरफ चलती। परी अब काफी बदल गई थी। पहले वो चैन को देखते ही उसकी तरफ बच्चों की तरह भाग लेती थी, पर अब वो चैन से शर्माने लगी थी। वो उसके पास पहुंची तो चैन ने पूछा, पेपर कैसा हुआ? ठीक हो गया, परी बोली। तो फिर आज मूवी हो जाए? चैन ने बाइक की तरफ इशारा करते कहा। चलो, कहकर वो उसकी बाइक पर बैठती हुई बोली। बाइक तेज रफ्तार से जा रही थी। वो लोग चैन के मॉल में मूवी देखने गए। मूवी थोड़ी सी डरावनी थी, पर परी डर रही थी। उसने सारी मूवी चैन का हाथ नहीं छोड़ा। बीच बीच में चैन की बाहों में घुस जाती। वो बेचारी तो पहले ही अंधेरे से डरती थी। उस पर भूतों की फिल्म। डर तो सभी को लगता है। उधर अगम अपने होटल आ तो गया था, पर उसका गुस्सा खत्म नहीं हुआ था। उसने अंदर आते ही वर्करों पर गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। ये फूल यहाँ क्यों रखे? ये लाल क्यों नहीं है? वो टेबल उस तरफ लगाओ। हर तरफ भगदड़ मच गई। वो अपने कमरे में आया। यहाँ भी उसे चैन नहीं आ रही थी। झलक मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? उसे दीपक पर गुस्सा नहीं था, उसे झलक पर गुस्सा आ रहा था। वो झलक को बुरा भला बोल रहा था कि झलक का फोन आ गया। हेलो अगम। अगम कुछ नहीं बोला तो फिर बोली, इतना नाराज हो क्या? मैंने क्या किया? अच्छा, अब ये भी मैं बताऊं? उसे मना नहीं कर सकती थी? रोज तुम साथ ही होगे, तो आज तो मेरे साथ रह जाती। मेरी तरफ देखा भी नहीं, अगम बोला। अगम, हद करते हो आप भी। खुद ही तो कहा कि पापा को पता नहीं लगना चाहिए। अगर मैं आपके पास आ जाती, आपसे हंसकर बात करती, तो क्या दीपक पापा को बताता नहीं कि अगम को तो ये बुलाती है, जबकि हमने कहा है कि हम एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं। ठीक है, अगर इतनी ही नाराजगी है तो कल यहाँ आ जाइएगा। कल दीपक के सामने आपको गले लगा लूंगी। फिर ठीक है? झलक को भी गुस्सा आ गया। सॉरी झलक, तुम्हें किसी और के साथ देख के गुस्सा आ गया था। मैं तुम्हें मिलने गया और तुमने बात नहीं की तो दिमाग खराब हो गया था। सॉरी यार। हाँ, मेरी ही गलती है। मैंने ही तुम्हें मना किया था, लेकिन अब हम मिलेंगे कैसे? वो तो कल से ज्वाइन कर लेगा। फिर मिल नहीं पाएंगे, अगम बोला। क्यों ना हम पापा को बता दें, झलक बोली। नहीं, अभी नहीं, टाइम आने पर मैं ही तुम्हें बता दूंगा। यार, उन्होंने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। पता नहीं ठंडे से होकर बैठ गए हैं। तुम्हारे पापा ने कुछ नहीं कहा? अगम बोला। पता नहीं, बस जिस दिन आई थी उस दिन वो पूछ रहे थे कि अब मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचती हूँ, तो मैंने कह दिया कि मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं सुनना। उस दिन के बाद उन्होंने मुझसे कभी तुम्हारे बारे में बात ही नहीं की, झलक बोली। झलक से बात करके अगम को कुछ शांति मिली। वो सोच रहा था कि ये पीटू कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं। उसने पापा को फोन किया। हेलो पापा, क्या हाल है? मैं तो ठीक हूँ, तू बता कैसा है? कोई काम था क्या? पापा बोले। पापा, आप ही कैसी बातें कर रहे हैं? क्या मैं काम होने पर ही आपको फोन करता हूँ? अगम ने कह तो दिया, पर उसे अंदर से खुद से शर्म आ रही थी, क्योंकि ये सच था। वो काम पड़ने पर ही अपने पापा को फोन करता था, कभी बिना मतलब के फोन नहीं किया। नहीं बेटा, मैंने सोचा शायद कोई काम हो या बात हो। तू शर्म के मारे बता ना रहा हो तो बता दे, क्या बात है? तेरे पापा है ना, सब हो जाएगा। नहीं पापा, सच में मैंने तो आपका हाल चाल पूछने के लिए ही फोन किया है। अगम का मन तो किया कि कह दे कि पापा, मुझे झलक से शादी करनी है, पर हिम्मत नहीं हुई। फोन बंद होने के बाद भी कान पर लगाए बैठा था। अगले दिन से दीपक काम पर आने लगा। सब अपने काम में बिजी हो गए। झलक के एग्जाम थे, वो कुछ ज्यादा ही बिजी हो गई थी। अगम से मिलना तो दूर, अब तो कई कई दिन बात भी नहीं हो पाती थी। अगम भी समझता था, इसलिए वो भी एग्जाम खत्म होने का इंतजार कर रहा था। झलक और विभा एक साथ बैठकर पढ़ते थे। विभा की भी यही प्रॉब्लम थी। उसे भी आशीष से मिले महीनों हो गए थे। वो बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ था। इसी तरह 2 महीने बीत गए। झलक के एग्जाम खत्म हो गए थे। उसने हॉस्टल आते ही अगम को फोन किया। हेलो अगम, क्या हाल है? तुम्हारे बिना कैसा हो सकता हूँ, जानती हो, तुम्हें देखे हुए 2 महीने 7 दिन हो गए। पता है कितने मुश्किल से ये दिन काटे हैं। मेरा हाल पूछती हो तो सुनो। तेरी जुदाई में हम जाने क्या क्या कर गए होते। बस एक इंतजार था तेरा, वरना कब के मर गए होते। समझ आया डॉक्टर साहिबा? यार, कहीं डॉक्टर बन के मुझे भूल तो नहीं जाओगी? कहीं मैं इंतजार करता करता मजनू ना बन जाऊं। मुझे तो लगता है तुम मजनू हो ही गए हो, जो ऐसी शायरी ऐसी बातें कर रहे हो। मैंने ये बताने को फोन किया था कि आज लास्ट पेपर था, हम कल मिल सकते हैं। ये कुछ मेरे काम की बात की है तुमने।
बताओ कहाँ मिलना है, मैं आता हूँ, अगम खुशी से बोला। मैं सोच कर बताती कहकर झलक ने फोन बंद कर दिया। तभी सामने से विभा आ गई। उसने झलक को गले लगाकर कहा, यार पेपर बहुत ही अच्छा हुआ है। मुझे डर था कि अब कोई चिंता नहीं है। और एक खुशी की बात बताऊं, आशीष भी कल रात ट्रिप से वापस आ गया था, अभी बाहर आया हुआ है, चल मिल ले। विभा ने झलक को पकड़कर बाहर चलने को कहा। आशीष का नाम सुनकर झलक को पुरानी बातें याद आ गई। वो बोली, विभा तू जाकर मिल ले, मुझे काम है। झलक, आखिर कब तक अवॉइड करोगे एक दूसरे को? मेरी लाइफ में सिर्फ तुम ही मेरी अच्छी फ्रेंड हो और वो मेरा प्यार है। तुम दोनों के साथ मैंने उम्र भर का साथ रहना है। अगर तुम दोनों वापस में नहीं मिलोगे तो कैसा चलेगा? तो चल, मैं भी उसे देखना चाहती हूँ कि वो तुम्हें भूल गया या नहीं। विभा बोली। झलक नहीं जाना चाहती थी पर विभा के जोर देने पर चल दी। आशीष कार में बैठा वेट कर रहा था। झलक को देखते ही एक बार तो उसका दिल धड़कना बंद ही हो गया, लेकिन फिर उसने विभा को देखा और वो झलक को भूल गया। उसे सच में विभा से प्यार हो गया था। वो झलक को पसंद करता था, लेकिन प्यार उसे विभा से ही हुआ है। पसंद और प्यार में जरा सा ही फर्क है। जैसे आप गुलाब के फूल को पसंद करते हो तो आप उसे तोड़कर गुलदस्ते में सजा लोगे, लेकिन अगर आपको उससे प्यार होगा तो आप उसके पौधों को रोज पानी दोगे, रोज उसे बढ़ता हुआ देखकर खुश होगे और उसके साथ उसके कांटों को भी कबूल करोगे। आशीष को भी ये फर्क समझ आ गया था। वो कार से उतरकर बाहर आया और विभा को गले लगाकर बोला, कैसी हो विभू? कितने दिन हो गए तुम्हें देखे हुए, कमजोर लग रही हो। फिर झलक की तरफ देखकर बोला, हेलो झलक, कैसी हो? यार तुम मेरी विभू को छोड़कर मत जाया करो, बेचारी तुम्हारी याद में आधी हो गई है। इतना ये मुझे मिस नहीं करती जितना तुम्हें करती थी। भाई करे भी क्यों ना, अब मेरी चुगलियां मुझसे तो नहीं कर सकती, तो कोई तो चाहिए। आशीष ने हंसते हुए माहौल को हल्का किया। विभा ने उसके सीने पर हल्के से मारा। विभा और झलक ने एक साथ कहा कि वो ठीक है। तीनों हंस दिए। ये लो तुम्हारा अगम भी आ गया, आशीष ने अगम की तरफ इशारा करते हुए कहा। अगम का नाम सुनकर झलक को लगा मानो उसका दिल अभी निकलकर बाहर गिरेगा, लेकिन जब उसने मुंह उठा के देखा तो वो दीपक था। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।